जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिकी एकेडमी में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं रज़िया सुल्तान के बारे में। जैसा कि हमने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी कल की क्लास में, और हमने सबसे पहला वंश पढ़ लिया था, गुलाम वंश। और गुलाम वंश के ही संस्थापक जो थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित सभी जानकारियां हमने पढ़ी थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको लाख बख्श की उपाधि दी गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक में ऐबक का अर्थ क्या होता है, तो वो चंद्रमा का देवता होता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ही वो शख्स है जिसने कभी भी सुल्तान के पद पर बैठकर शासन नहीं किया था। इसने हमेशा सिपह सालार के पद पर बैठकर ही शासन किया था। कल की क्लास में हमने इतना कंटिन्यू किया था। उसके बाद में हमने गुलाम वंश के अगले शासक के बारे में बात की थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में कौन सा शासक बना था, तो वो आराम शाह बना था। लेकिन आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, इसीलिए इल्तुतमिश को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और उसने कहा कि दिल्ली सल्तनत जो है ये गुलाम, और इसमें पहला जो वंश है ये गुलाम वंश है, तो गुलाम वंश में जो शासक रहेंगे वो गुलाम ही रहेंगे। इसीलिए आराम शाह की हत्या करवा दी गई थी, किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। आपसे पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है वो खेल खेल रहा था, चौगान या पोलो जिसको कहा जाता है, पोलो खेलते हुए ही घोड़े पर से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। क्योंकि वो लाहौर में स्थित था उस समय, इसीलिए उसका मकबरा भी कहाँ बनाया गया? लाहौर में ही बनाया गया था। उसके बाद में अगला सुल्तान बना था आराम शाह के बाद में। आराम शाह के बाद में जो अगला सुल्तान बना था वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में शासन किया। इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। ठीक है, पहले जो दिल्ली सल्तनत की राजधानी हुआ करती थी वो लाहौर थी, लेकिन इल्तुतमिश ने इसको राजधानी को परिवर्तित कर दिया, इसने दिल्ली को ही अपनी राजधानी बनाया। और उसके बाद में यही वो शासक था जिसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, क्योंकि इसी ने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की थी। और इसी के बाद में जो अंतिम शासक कहलाता है दिल्ली सल्तनत का वो था इब्राहिम लोधी, जो कि लोधी वंश का शासक था। इसके बाद में इल्तुतमिश ने बहुत सारी प्रथाएं चलाई थी, जैसे कि इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी इसी ने। तुर्कान चहलगानी जो 40 लोगों का दल होता है, उसकी शुरुआत भी किसने की थी? तो वो भी इल्तुतमिश के द्वारा ही की गई थी। इसी ने जो तांबे और चांदी के सिक्के जो थे वो चलवाए थे। और साथ में इन्होंने चांदी के सिक्कों को नाम दिया था टका या टंका, जो कि बगदाद की मुद्रा कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में जो तांबे के सिक्के थे उनको जीतल कहा था इसने। और इसके बाद में इल्तुतमिश गया था कालिंजर मिशन पर। इसके कितने बेटे थे? इसके 4 बेटे थे और एक बेटी थी। और कालिंजर मिशन पर जब ये गया था तो इसने अपने चारों ही बेटों को उस युद्ध में, उस मिशन पर अयोग्य पाया, और यहीं से उसने डिसाइड कर लिया, इसने निर्णय ले लिया कि मेरा जो उत्तराधिकारी बनेगा वो मेरे पुत्र नहीं बनेंगे, बल्कि मेरी पुत्री बनेगी रजिया। ठीक है, मेरी बेटी बनेगी मेरा अगला उत्तराधिकारी। क्योंकि इस कालिंजर मिशन पर इल्तुतमिश की जो सबसे ज्यादा मदद की थी तो वो किसने की थी? वो रजिया सुल्तान ने की थी। इसीलिए रजिया सुल्तान जो है मध्यकालीन भारत में, या अगर आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में ऐसी कौन सी पहला महिला शासिका रही है, तो वो रजिया सुल्तान ही थी जो पहली बार शासिका बनी थी या सुल्तान के पद पर बैठी थी। ठीक है, इसके साथ में इल्तुतमिश के ही शासनकाल में हुआ था चंगेज खां का आक्रमण। चंगेज खां जो कि मंगोल शासक हुआ करता था, इसी को कहा जाता है एशिया का सबसे बदनाम शासक या अप्रिय शासक। मंगोल से आया हुआ था चंगेज खां, और चंगेज खां का जो वास्तविक नाम था वो था तेमुचिन। ठीक है, इसके बाद में मंगोल का ही शासक हुआ करता था चंगेज खां। इसके छोटे भाई की हत्या कर दी थी किसने? जलालुद्दीन मंगबरनी ने। जलालुद्दीन मंगबरनी के द्वारा इसके छोटे भाई की हत्या करवा दी गई थी। इसीलिए मंगबरनी भागते भागते आ गया था दिल्ली सल्तनत में, और उसी का पीछा करते हुए आ गया था उसी का पीछा करते हुए आ गया था चंगेज खां दिल्ली सल्तनत में। उसने दिल्ली सल्तनत में आते ही इल्तुतमिश को यह वार्निंग दी थी
कि अगर मंगबरनी की आप मदद करते हो तो मैं पूरी दिल्ली सल्तनत को तहस नहस कर दूंगा, आपकी पूरी की पूरी प्रजा को नष्ट कर दूंगा। इसीलिए अगर आपके पास मंगबरनी आए तो आप उसे मुझे सौंप दीजिएगा, नहीं तो मैं पूरा दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य नष्ट कर दूंगा। इसीलिए इल्तुतमिश ने उसको विश्वास दिलाया कि मैं आपको मंगबरनी को सौंप दूंगा, लेकिन इसके बदले में आपको यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। तो इसीलिए उसकी बात को मानकर मंगबरनी को उसको सौंप दिया गया और जो चंगेज खां था उसको वापस जाना पड़ा, कहाँ पर, मंगोलिया। उसके बाद में इल्तुतमिश ने ही निर्माण करवाया था कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण करवाया गया था। कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, लेकिन इसका निर्माण पूरा किसने करवाया था? इसका निर्माण पूरा करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा 1229 ईस्वी में। इल्तुतमिश की मृत्यु कालिंजर मिशन के बाद हुई थी और इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसकी मृत्यु जो हुई थी वो इसकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में। कालिंजर का मतलब होता है ग्वालियर और इसकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में। ये एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अपने मरने से पहले ही अपने कब्र का निर्माण करवा लिया था। बस इसकी मौत का इंतजार था कि इसकी मृत्यु होगी तो इसको दफनाना ही बाकी रहेगा उस कब्र में, ठीक है। तो इसने अपने मकबरे का निर्माण अपनी मौत से पहले ही करवा लिया था इल्तुतमिश ने, और इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्थित है क्योंकि इसकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी, इसीलिए इसका मकबरा भी कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अगला हम पढ़ते हैं रजिया सुल्तान के बारे में, जो भारत की प्रथम महिला शासिका थी। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा, तीसरी शासिका रहेगी ये रजिया सुल्तान। पहला जो है वो कौन था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा जो था इल्तुतमिश था और तीसरा जो रहेगा वो रजिया सुल्तान है, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे क्या आएगी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जिसका शासनकाल कब से कब तक था? 1236 से लेकर 1240 ईस्वी। 1236 से लेकर 1240 ईस्वी का जो समय था वो किसका था? रजिया सुल्तान का था, ठीक है। रजिया सुल्तान को ही कहा जाता है भारत की प्रथम महिला शासिका। इसे भारत की प्रथम महिला शासिका कहते हैं। भारत की प्रथम महिला शासिका कहा जाता है क्योंकि यह एकमात्र महिला थी जिसने सुल्तान के पद पर बैठकर शासन किया था दिल्ली सल्तनत में। एकमात्र महिला थी जो इतने सारे पुरुषों के मध्य बैठकर एक महिला शासन कर रही थी, इसीलिए भारत की प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान, ठीक है। इसके बाद में रजिया सुल्तान जो है, जब यह सुल्तान बनी थी तो इसका जो दूसरा भाई था, पहले भाई की तो हत्या करवा दी गई थी इसी के द्वारा, प्रजा में अपने बड़े भाई को भेज दिया गया था क्योंकि बड़े भाई ने इसका विरोध किया था। तो विरोध के कारण ही इसको प्रजा को सौंप दिया था और प्रजा ने मिलकर इसके बड़े भाई की हत्या कर दी थी। इसके बाद में बचा था इसके दूसरा भाई जिसका नाम था बहराम शाह। जब यह सुल्तान बनी थी तो इसके दूसरे भाई बहराम शाह को भी यह बात अच्छी नहीं लगी थी, इसीलिए इसके दूसरे भाई बहराम शाह ने भी इसका विरोध किया था। जैसा कि तुर्कान चहलगानी या दल चालीसा के 40 लोग जो थे वो भी रजिया के खिलाफ थे, वो भी नहीं चाहते थे कि वो किसी महिला के ऑर्डर को फॉलो करे, इसीलिए वो सब को बहराम शाह ने अपने अधीन कर लिया और इन्हीं दल चालीसा के लोगों की मदद से इसने रजिया सुल्तान की हत्या करवाई थी। आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो रजिया सुल्तान जो है भारत की प्रथम महिला शासिका थी और रजिया सुल्तान के ही दो फेवरेट व्यक्ति थे, जो पसंदीदा व्यक्ति थे। एक तो था एतगीन और दूसरा जो था वो था अल्तुनिया। एतगीन और अल्तुनिया, इन दो प्रसिद्ध या इन दो प्रमुख व्यक्तियों को इन्होंने अलग अलग जगह का इक्तेदार घोषित किया था। जैसे कि एतगीन को बनाया गया था बदायूं का इक्तेदार, ठीक है। एतगीन को बदायूं का इक्तेदार घोषित किया था, बदायूं। रजिया सुल्तान ने एतगीन को बदायूं का इक्तेदार घोषित किया और अल्तुनिया को
भटिंडा, भटिंडा का इक्तेदार घोषित किया। ठीक है, रजिया सुल्तान ने ही एतगीन को बदायूं का इक्तेदार घोषित किया और अल्तुनिया को भटिंडा का इक्तेदार घोषित किया। अब इक्तेदार क्या होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इक्ता प्रथा होती है। इक्ता प्रथा वो प्रथा कहलाती है जिसमें सैनिक कुछ प्रांतों को जीत लेते हैं तो उन्हें वहां का इक्तेदार घोषित कर दिया जाता है और इस प्रथा को नाम दिया गया था इक्ता प्रथा। और जिस भी सैनिक जिस प्रांत का इक्तेदार होता है तो वहां के जितने भी प्रकार के कर होते हैं उन करों को वसूलने का काम किसका होता है, उस इक्तेदार का होता है। तो एतगीन जो था वो बदायूं का इक्तेदार था और अल्तुनिया जो था वो भटिंडा का इक्तेदार था और इनको इक्तेदार घोषित किया था किसने, रजिया सुल्तान ने। उसके बाद रजिया सुल्तान जो थी इनका प्रेम प्रसंग हो गया था किसी याकूत खां नामक व्यक्ति के साथ में। ठीक है, याकूत खां जो थे वो अश्वशाला में या जो जहां पर घोड़ों को रखा जाता है तो वहां पर एक मामूले से मंत्री हुआ करते थे याकूत खां। ठीक है, तो अश्वशाला का मंत्री बना दिया था किसने, शाही मंत्री बना दिया गया था रजिया सुल्तान के द्वारा। और पहले जो याकूत खां थे इसमें आप लिख सकते हो कि रजिया सुल्तान का प्रेम प्रसंग शुरुआत हो गया था किसके साथ, याकूत खां के साथ। रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान के प्रेमी का नाम याकूत खां था। याकूत खां पहले केवल अश्वशाला में घोड़ों के रखरखाव को देखने का काम करता था, लेकिन जैसे ही रजिया सुल्तान का प्रेम प्रसंग शुरू हो गया याकूत खां के साथ तो रजिया ने याकूत खां को एक मंत्री का पद दे दिया जिसको कहा जाता है आमिर ए आखूर, आमिर ए आखूर। और ये पद किसका होता है, तो ये अश्वशाला का शाही मंत्री का पद होता है। शाही अश्वशाला के मंत्री का पद। ठीक है, ये जो पद होता है ये शाही अश्वशाला के मंत्री का पद। ठीक है, पहले जो याकूत खां था बहुत छोटा था, मजदूर था, ये केवल घोड़ों को देखता था, उनको नहलाने धुलाने या उनके रख रखाव को देखा करता था। लेकिन जैसे ही रजिया सुल्तान का प्रेम प्रसंग शुरू हो गया याकूत खां के साथ में तो रजिया सुल्तान ने ही याकूत खां को एक पद दे दिया। पद का नाम था आमिर ए आखूर। और ये पद कौन सा होता है, तो शाही अश्वशाला के मंत्री का पद होता है आमिर ए आखूर। ठीक है, तो इसने छोटी जात से लेकर इसको बड़े पद पर शामिल कर दिया था, बड़े पद में शामिल कर दिया था। उसके बाद में 1240 ईस्वी में पंजाब के भटिंडा में अल्तुनिया नामक इक्तेदार ने रजिया का विरोध कर दिया था। ठीक है, कब, 1240 ईस्वी में। भटिंडा का इक्तेदार कौन था, अल्तुनिया। 1240 ईस्वी में भटिंडा भटिंडा के इक्तेदार अल्तुनिया ने रजिया का विद्रोह किया। रजिया का विद्रोह किया। क्यों किया था इसने विद्रोह, जैसे ही अल्तुनिया को पता चला कि रजिया सुल्तान का प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था एक नीची जात के व्यक्ति से, याकूत खां नाम के व्यक्ति से, जो कि एक बहुत ही निम्न वर्ग का व्यक्ति था, तो इसी बात का उसने सोचा अल्तुनिया ने
कि रजिया इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रही है, इतने बड़े पद पर होकर इतने निम्न वर्ग के व्यक्ति के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू कर रही है। अभी तो इसने याकूत खां को शाही अश्वशाला के मंत्री के पद पर शामिल किया है, लेकिन हो सकता है कि आगे चलकर ये इसी के साथ विवाह कर ले और दिल्ली सल्तनत का राजा बना दे। इसीलिए अल्तुनिया ने इसका विद्रोह कर दिया और इसी विद्रोह को शांत करने के लिए रजिया ने किसको भेजा था? रजिया खुद गई और इसने अपने साथ में किसको ले गई थी? ये याकूत खां के साथ। ठीक है, 1240 में रजिया का विद्रोह किया और इस विद्रोह को शांत करने के लिए इस विद्रोह को शांत करने के लिए यह अपने साथ याकूत खां को ले गई। ठीक है, इस विद्रोह को शांत करने के लिए अपने साथ किसको ले गई थी? याकूत खां को ले गई थी। लेकिन अल्तुनिया ने याकूत खां की हत्या कर दी और रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया, उसने अपने कब्जे में ले लिया। और रजिया सुल्तान के सामने दो शर्त रखी कि या तो वो उसके साथ में निकाह कर ले, नहीं तो फिर दिल्ली सल्तनत उसे सौंप दे। रजिया सुल्तान ने कहा दिल्ली सल्तनत तो मैं तुम्हें नहीं दूंगी, लेकिन मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। ठीक है, तो रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों का विवाह हो गया और विवाह करके वो वापस लौट रहे थे दिल्ली सल्तनत में। तभी कैथल नामक स्थान पर बहराम शाह ने 40 लोगों का दल, यानी कि दल 40 के लोगों को कैथल नामक स्थान पर भेजा और रजिया सुल्तान सहित अल्तुनिया और पूरी सेना को वहीं पर नष्ट कर दिया। ठीक है, तो रजिया सुल्तान का मकबरा जो है वो कैथल नामक स्थान पर है, क्योंकि रजिया सुल्तान की हत्या कैथल पर में ही की थी, इसीलिए उसका मकबरा भी कहाँ बनाया गया है? कैथल में ही बनाया गया है। आगे आप नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस विद्रोह को शांत करने के लिए अपने साथ किसको ले गई थी? याकूत खां को। लेकिन अल्तुनिया ने याकूत खां की हत्या कर दी और रजिया सुल्तान के सामने दो शर्तें रखी कि या तो मुझसे विवाह कर लो या फिर दिल्ली सल्तनत मुझे दे दो। तो रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया के साथ विवाह कर लिया और बहराम शाह के द्वारा ही दल 40 की मदद से बहराम शाह के द्वारा दल 40 की मदद से रजिया और अल्तुनिया की हत्या करवा दी गई। रजिया और अल्तुनिया की